हेलो स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करने वाले हैं ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम। ये जो टॉपिक है ये आपका यूनिट 5 जो है ज्योग्राफी का एमपीपीएससी 2020 सिलेबस का, उसमें यूनिट 5 का ये पार्ट है। जो आपके सिलेबस में दिया हुआ है वो जीआईएस का बेसिक्स दिया हुआ है और उसके एप्लीकेशंस और उसके कंपोनेंट्स दिए हुए हैं। ये तीनों चीजें आपके इस वीडियो लेक्चर में कंप्लीटली कवर हो जाएंगी और आपको जीआईएस के बारे में बहुत अच्छा इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने को मिलेगा और आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि जीआईएस यार वर्क कैसे करता है। तो देखिए मेरे साथ इस वीडियो में। पर इस वीडियो को देखने के पहले इसका पहला वाला वीडियो है जो रिमोट सेंसिंग बेसिक्स जो वीडियो बनाया गया है, वो आप नीचे लिंक में डिस्क्रिप्शन में होगा वो लिंक, आप उसे क्लिक कर दीजिएगा। तो पहले आप रिमोट सेंसिंग देखिएगा, अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो पहले वो देखिएगा, फिर आप जीआईएस का लेक्चर देखिएगा और हमारा नेक्स्ट लेक्चर रहेगा जीपीएस इसी सीरीज में। तो ये तीनों लेक्चर से आपका जो 5th यूनिट है वो कंप्लीटली कवर हो जाएगा। मैं हूं अनब जैन फ्रॉम निधिश्री एकेडमी। इस कोर्स की शुरुआत करते हैं। जानिए मेरे साथ जीआईएस क्या होता है। स्टार्टिंग विथ डेफिनेशन, जीआईएस क्या होता है? इट्स अ फ्रेमवर्क फॉर गैदरिंग, मैनेजिंग एंड एनालाइजिंग डेटा विच इज रूटेड इन साइंस ऑफ ज्योग्राफी। GIS integrates many types of data. It analyzes spatial location and organizes layers of information into visualizations using maps and 3D models. तो GIS के बारे में हम ऐसा कह सकते हैं कि एक ऐसी चीज़ है जो बेसिकली ज्योग्राफी से रिलेटेड है। पहली चीज़ जो उसका रूट है वो साइंस ऑफ ज्योग्राफी है। वो गैदर करता है, मैनेज करता है, एनालाइज करता है डेटा को। इसके अलावा इंटीग्रेट करता है उस सारे डेटा को और स्पैटियल लोकेशन और डिफरेंट लेयर्स के हिसाब से वो इन्फॉर्मेशन को विजुअलाइज करता है। तो आगे जैसे भी ये लेक्चर जाएगा मैं आपको और बेटर वे में समझा पाऊंगा कि जीआईएस क्या होता है। द कैपेसिटी ऑफ जीआईएस रिवील्स डीपर इंसाइट इनटू डेटा सच एज पैटर्न्स, रिलेशनशिप एंड सिचुएशंस, हेल्पिंग यूजर्स मेक बेटर डिसीजंस। तो जीआईएस का अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ये रहता है कि हम ज़्यादा बेहतर फैसले ले सकें। इसकी शुरुआत होती है 1960s में, जब कंप्यूटर टेक्नोलॉजी इमर्ज हो रही थी एक तरह से। तो काफ़ी लोगों को ऐसा लगा क्यों नहीं हम कंप्यूटर को जोग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देख सकते हैं, क्यों नहीं हम पूरा एक पैटर्न एनालिसिस करके बता सकते हैं कि कौन सी चीज़ कब होने वाली है और कोई भी चीज़ अगर हुई है तो उसका इफेक्ट कहाँ तक रहेगा। 1963 में रॉजर थॉमिल्सन नाम के एक पर्सन होते हैं। ही डेवलप्ड कैनेडियन जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम कनाडा के लिए और इन्वेंट्री ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज के लिए कि कोल और बॉक्साइट या मैग्नीज वगैरह कितना था उसका वो स्टडी कर रहे थे वहाँ पे। 1963 में वो बनाते हैं और वो इसका नाम जीआईएस देते हैं। इसके बाद क्या होता है कि इसी प्रोजेक्ट को आगे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी अडॉप्ट कर लेती है और उसके बाद हार्वर्ड यूनिवर्सिटी जीआईएस के ऊपर एक कंप्यूटेशन लैब बनाती है और उसके बाद फिर ये चीज़ आगे बढ़ती रहती है। कुछ 1970s के आसपास या 80s के आसपास इसे कम्प्लीटली कमर्शलाइज कर दिया जाता है। काफ़ी कंपनियां आने लगती हैं जो जीआईएस सॉफ्टवेयर बनाने लगती हैं। आपको ये सॉफ्टवेयर परचेस करने पड़ते हैं और आप जीआईएस की जो भी उपलब्धताएं हैं उनको आप यूज़ कर सकते हो। तो ये एक बेसिक डेफिनेशन हो गया और उसका थोड़ा सा हिस्ट्री हो गया, ब्रीफ हिस्ट्री जीआईएस के ऊपर। अगर हम ये देखें कि जीआईएस क्या क्या चीज़ें आंसर कर सकता है तो हम ये पाएंगे कि जीआईएस है एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो हमारी काफ़ी रिक्वायरमेंट्स को एक एक पैटर्न, एक अलग डायरेक्शन में आंसर करता है। जैसे कि अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज़ एट, आप लिख सकते हो आगे आगरा। तो ये एक टाइप का लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन हो गया। अब आगरा में यार ताजमहल भी है, इसके अलावा भी बहुत सारी बिल्डिंग्स हैं। ओके, तो व्हाट इज़ एट आगरा, तो इसके बहुत सारे जवाब हो जाएंगे। ताजमहल उसमें से एक ऑप्शन रहेगा, ये रहेगा। सेकंड, अगर आप यूज़ करते हो कि वेयर इज़ ताजमहल, तो वो कंफर्म बता देगा कि भाई आगरा में है ये चीज़। तीसरा, अगर आप देख सकते हो कि व्हाट टाइप इज़ द ताजमहल बिल्डिंग, तो ताजमहल बिल्डिंग किस टाइप की, तो आप बोलोगे सर ये मार्बल का पूरा बना हुआ है। मैं फिर ट्रेंड एनालिसिस के हिसाब से ये देख सकता हूँ कि इंडिया में और कौन से ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जो मार्बल के बने हुए हैं, तो वो मुझे बता देगा। फिर मैं इन स्ट्रक्चर्स का एक टाइमलाइन भी डिसाइड कर सकता हूँ कि इस टाइम से लेके इस टाइम तक कितने ऐसे स्ट्रक्चर हैं जो मार्बल के बने हैं, तो वो हमारा जो सर्च है वो और स्पेसिफिक हो जाएगा। अगर मैं ये पूछूं कि इस ताजमहल का जो स्ट्रक्चर है इसमें जो मार्बल का शाइन है उसमें क्या चेंजेस आए हैं 1990 के बाद से, तो वो बता सकता है कि येलोइश थोड़ा टिंज होने लगा है उस पर, क्योंकि पॉल्यूशन था आसपास और उसकी वजह से ताजमहल में येलोइश एक लेयर आ गया और अभी रिसेंटली उस पर क्ले का चीज़ें लगा के उसका वापस कलर को रीजनरेट किया जा रहा है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा। तो ये ऐसी चीज़ें जो पैटर्न बेस्ड क्वेश्चन भी बता सकता है जीआईएस। तो आपको एक रफ आइडिया मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जीआईएस एक्जैक्टली क्या क्या कर सकता है और किन किन चीज़ों का जवाब दे सकता है। ये एक सैटेलाइट मैप है जो मैंने निकाला है। अगर मैं आपसे पूछूं कि निधिश्री एकेडमी कहाँ पर है लोकेशन वाइज, तो ये आपको येलो जो पॉइंट है वो बता रहा है कि निधिश्री एकेडमी यहाँ पे लोकेटेड है, इस जगह पे, ये छिंदवाड़ा का है। और इसके अलावा अगर मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि और अलग अलग चीज़ें आप क्या देख सकते हो, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है बदल भोई ट्राइबल म्यूजियम, ऑफिस ऑफ सीसीएफ, चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट,
देन एसबीआई ब्रांच आपको दिख रही है। तो ये सारी अलग अलग चीज़ें, आप एससी ऑफिस मध्य प्रदेश वो विद्युत वाला आप देख सकते हो। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो आप फाइंड कर सकते हो। तो जीआईएस आपको ये सारी चीज़ें तो बताता ही है कि लोकेशन बेस्ड क्या क्या है। इसके अलावा वो पैटर्न भी बताता है। तो देखेंगे अगर आप इसमें ग्रीन कवर कितना दिख रहा है आपको, तो आप देखोगे सर ये कुछ 30-40% मुझे ग्रीन दिख रहा है। तो ये जो ग्रीन कवर है ये पहले कितना था और अब कितना है ये बता सकता है वो। तो इस तरह की चीज़ें, जो ट्रेंड एनालिसिस है, जो लैंड यूज़ पैटर्न है, कि आपको मैं पूछूंगा कि यहाँ पे कितनी जगह आपको खाली दिख रही है और वो कितने साल से खाली थी। तो आप देखोगे सर 1990s में खाली थी और अभी 2020s में इतनी सारी जगह भर गई है। तो ये भी एक पैटर्न हो गया। तो ये सारी चीज़ें आपको जीआईएस बता सकता है, मतलब वो प्रेजेंट या पास्ट को प्रेजेंट से कनेक्ट कर सकता है बहुत सारे अलग अलग चीज़ों के मामले में। ओके, जब भी आप जीआईएस की स्टडी कर रहे होंगे आपको ये स्पैटियल डेटा, ये कंसेप्ट समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। स्पैटियल डेटा होता क्या है? ये एक ऐसा डेटा होता है जो आपको इन्फॉर्मेशन देता है किसी भी जोग्राफिकल एंटिटी के फिजिकल फीचर्स की, उसकी ज्योमेट्री की, ओरिएंटेशन की, शेप, साइज एंड रिलेटिव पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू अदर फीचर्स। तो आप मान के चलिए कि आपका एक शहर है और उसमें एक पहाड़ी है। तो उस पहाड़ी का ज्योमेट्रिक ओरिएंटेशन कैसा है, तो वो पहाड़ी दिखती कैसी है, शेप कैसा है उस पहाड़ी का, कोनिकल शेप है, प्लेट्यू है, क्या है, उसका साइज कितना है, हाइट कितनी है और उसकी रिलेटिव पोजीशन कितनी है किसी दूसरे पहाड़ी के साथ। तो ये सारे हो गए उसके स्पैटियल डेटा के पॉइंट्स। ओके, स्पैटियल डेटा हमेशा एक्स और वाई कोऑर्डिनेट में ही होगा, ये बात आपको याद रखनी है। तो अगर आपको एक्स एक्सेस देखना है उसका और एक वाई एक्सेस देखना है, तो हाइट वगैरह सारे फैक्टर्स उसके अंदर आ जाएंगे। इसको कोऑर्डिनेट डेटा भी कहते हैं क्योंकि एक्स और वाई एक्सेस ही है सिर्फ इसमें। और ये एक्यूरेट जियो रेफरेंसिंग के लिए यूज़ होता है। तो ये जियो रेफरेंसिंग क्या होता है, मतलब कि अगर मैं आपको बोलूँ कि एसपी ऑफिस जो है वो उस पहाड़ी के जस्ट बाजू में है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैंने जियो रेफरेंस कर दिया एसपी ऑफिस को उस पहाड़ी के साथ। ओके, या आपने बोला कि यार इसका ऑफिस कहाँ पे है, तो वही वो उस माता मंदिर के बाजू में है। तो आपने माता मंदिर को एक जियो रेफरेंस कर दिया, मतलब आपने एक रेफरेंस दे दिया जो जियोग्राफिकली रेफरेंस है। ओके, इसके साथ अगर आपको करेक्ट कार्डिनल लोकेशन दे देते हैं, कार्डिनल मतलब एक्स एंड वाई एक्सेस का, तो स्पैटियल जो डेटा होता है ये दो टाइप का होता है। एक होता है वेक्टर डेटा और एक होता है रेस्टर डेटा। जो वेक्टर डेटा होता है वो PLA के अंदर रिप्रेजेंट होता है। PLA मतलब पॉइंट्स, लाइंस एंड पॉलीगन्स एंड एरियाज। ओके, तो ये मैं बताता हूँ आगे PLA कैसे कैलकुलेट करते हैं और क्या होता है। उसके ऊपर होता है फिर रेस्टर डेटा। रेस्टर डेटा ये होता है कि कभी भी आप किसी डेटा को ग्रिड या फिर एरोज में अगर आप रिप्रेजेंट करोगे तो वो रेस्टर डेटा कहलाएगा और ये हमेशा एक मैश की तरह दिखता है। स्पैटियल डेटा क्या होता है? ऐसा डेटा जो स्पैटियल डेटा नहीं है, मतलब कि एक ऐसा डेटा जो लेंथ, एरिया, नंबर के फॉर्मेट में दिखता है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि उस पहाड़ी का लेंथ कितना है, तो ये एक अजीब सा क्वेश्चन होगा। अगर मैं उससे पूछूं उसका एरिया कितना है या उस कितनी नंबर है, तो ये ऐसी डेटा है जो उस पहाड़ी के बारे में जिक्र नहीं कर रहा है पर उसके आसपास की चीज़ों के बारे में हमें बहुत डेफिनेटली बता रहा है। तो एस्पेटियल डेटा जो होता है ये हमेशा एक्सेल शीट में आपका लिखा रहता है या एक्सेल फॉर्मेट में रहता है। ओके, जब आपके पास स्पैटियल डेटा आ जाता है और एस्पेटियल डेटा आ जाता है और आप इन दोनों को लिंक करते हो, तब जाके आपका जीआईएस डेटाबेस बनता है। ओके, तो मतलब अगर आप किसी चीज़ की स्टडी कर रहे हो तो आप सिर्फ और सिर्फ स्पैटियल डेटा के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टडी नहीं कर सकते, आपको एस्पैटियल डेटा भी लेना ज़रूरी है। इन दोनों का मिक्सचर प्लस लिंकेजेस, ये दोनों तीनों मिला के आपको जीआईएस डेटाबेस आपका तैयार करता है। अब इस डायग्राम में आप देखेंगे कि डेटा को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। तो जो रेस्टर डेटा होता है, मैंने आपको बताया कि वो ग्रिड्स या फिर मैश के फॉर्मेट में होता है, एरेज के फॉर्मेट में होता है। तो पहले डायग्राम में आप देखिए रेस्टर डेटा कैसा दिख रहा है आपको, ग्रिड्स दिख रही हैं, छोटी छोटी लाइनें, और उसके अंदर एक्स और वाई कोऑर्डिनेट में आपका डेटा है। वेक्टर डेटा क्या होता है? इसके अंदर P, L और A आता है, मतलब पॉइंट्स आएगा, लाइन्स आएगा और एरिया या हेक्सागॉन्स या पॉलीगॉन्स आएगा। तो वो आप वेक्टर डेटा आपका हो गया। जब रेस्टर और वेक्टर डेटा को मिक्स कर दोगे अब आपको मिल जाएगा रियल वर्ल्ड का डेटा, और यही आपका जीआईएस डेटा बैंक बनता है, जीआईएस डेटा इंटरफेस बनता है, ये सारा मिला के। ओके, अगर हम ये देखें कि बेसिक एलिमेंट्स क्या होते हैं जीआईएस के, तो वेक्टर जो डेटा होता है वो सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है किसी भी जीआईएस का। और मैंने आपको पहले बताया था कि वेक्टर डेटा कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, PLA, पॉइंट्स, लाइन्स एंड एरिया, हेक्सागॉन। तो पॉइंट्स क्या होते हैं? ऐसे ऑब्जेक्ट्स जिनका जियो रेफरेंसिंग है बट इज नोटेड विदाउट एनी डायमेंशंस इंक्लूडिंग एनी डायरेक्शंस लाइक हेडक्वार्टर, टेम्पल एक्सेट्रा। तो कोई भी पॉइंट पूरे शहर का वो आपका एक पॉइंट बन जाएगा जीआईएस के मैप के ऊपर। तो अगर आपने बोला कि भाई महात्मा गांधी जी की स्टैच्यू खड़ी है, तो वो एक पॉइंट हो गया। ओके,
पूरे मैप के, आपके शहर के मैप का एक पॉइंट हो गया कि गांधी जी की स्टैच्यू किसी XYZ जगह पे, तो वो एक जियो रेफरेंस्ड डेटा है। ओके, अब मैं आपको दूसरा डेटा लूंगा, वो लाइन डेटा रहेगा। लाइन डेटा में जनरली ऐसी चीज़ें रहेंगी जो हमारे मैप में लीनियर फॉर्मेट में दिखती है, मतलब कि सीधी, जनरली सीधी मानी जाती है, जैसे कि रोड्स हो गया, कैनाल्स हो गया, रिवर्स हो गया, ये सारी चीज़ें हमारी लीनियर डेटा या लाइंस डेटा कहलाएंगी। इसके अलावा रहता है पॉलीगन या एरिया डेटा, जो कि एनक्लोज्ड एरिया रहता है, जो वेल डिफाइंड रहता है। किसी म्यूनिसिपल बाउंड्री का एरिया हो सकता है, किसी कॉलोनी का एरिया हो सकता है, कोई टाउनशिप हो सकती है, ये सारे पॉलीगन या एरियाज में आएंगे। तो इस तरह से PLA ये आपका एक वेल डिफाइंड एनक्लोज्ड एरिया होता है। अभी जो पॉइंट, लाइन और पॉलीगन होता है, इसको ध्यान से देखिए। ये मैप मैंने गूगल मैप्स से लिया और ये भोपाल का मैप है। तो पहले आप देखिए, इसमें पॉइंट्स दिख रहे हैं, तो बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट्स दिख रहे हैं। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय दिख रहा है, भारत भवन दिख रहा है, जहांगीराबाद दिख रहा है, सतपुड़ा भवन दिख रहा है आपको, MP काउंसिल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी दिख रहा है। तो ये सारे पॉइंट डेटा है, मतलब पॉइंट आपने एक एक फाइंड आउट कर लिया, ये किसी ना किसी लोकेशन पे बेस्ड है। ओके, तो एक इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय आपको भोपाल में एक पर्टिकुलर लोकेशन पे मिल जाएगा, पॉइंट डेटा हो गया। अब दूसरा होता है लाइन डेटा। तो मैंने लाइन डेटा क्या बताया आपको, या तो कैनल हो सकता है, रिवर हो सकता है, रोड हो सकता है। तो ये आपका लाइन डेटा आपको दिखा रहा है कहाँ से, कि वन विहार से अगर आपको एयरपोर्ट जाना है तो क्या लाइन डेटा आपको फॉलो करना है, क्या लाइन आपको फॉलो करनी है। और तीसरा हो गया पॉलीगन या एरिया डेटा, जिसको हम बहुत बड़ा एरिया आप ले सकते हो। तो जो पूरा मैप दिख रहा है आपको ऑरेंज कलर का, ये भोपाल पूरा इसके अंदर आता है। तो ये पूरा भोपाल का मैप हो गया। जो आपको दिख रहा है वो अपर लेक कहते हैं, जिसको बड़ा तालाब कहते हैं भोपाल में, ये वो इलाका है। तो इस तरह से आपको पॉइंट, लाइन और पॉलीगन डेटा को इनपुट करना पड़ता है GIS के सॉफ्टवेयर्स के अंदर। तो अब आपके सिलेबस में एक और आता है बेसिक कंपोनेंट्स GIS के क्या होते हैं। ये बहुत ही सिंपल टॉपिक है। देखिए, सबसे पहले GIS को रन करने के लिए आपको एक हार्डवेयर लगेगा, फिर लगेगा आपको सॉफ्टवेयर, फिर पीपल लगेंगे, प्रोसीजर लगेगी, डेटा लगेगा और आपको नेटवर्क लगेगा। तो ये 6 बेसिक कंपोनेंट्स हैं, आप याद रखिएगा, बाय हार्ट कर लीजिए कि बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ GIS क्या होता है। अगर डायरेक्टली 5 मार्कर में क्वेश्चन आया तो मज़ा आ जाएगा, आपको पूरे पूरे नंबर मिलने के पूरे चांसेस रहेंगे। हार्डवेयर में आपका क्या आएगा, इंक्लूड ऑल दोज टूल्स डिवाइसेस डेट कैन बी सेटअप ऑन डेस्क, लैप और पाम। ओके, मतलब आपका जो भी हार्डवेयर है, आपका टेबलेट है, मोबाइल है, ये सारा आपका हार्डवेयर डिवाइसेस हो गए। सॉफ्टवेयर GIS के सॉफ्टवेयर्स होते हैं विच आर यूज फॉर डेटा एंट्री, डेटा स्टोरेज, डेटा प्रोसेसिंग एंड एनालिसिस। तो GIS में एक चीज़ याद रखिएगा कि आपको एनालिसिस भी करना पड़ता है उस डेटा को, और डेटा प्रोसेसिंग भी होता है। ओके, जैसे अगर आप मोबाइल पे गूगल मैप्स देख रहे हो तो वो ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम है, वो आपको एक जगह से लेके दूसरी जगह पे बता रहा है, रास्ता बता रहा है, पर क्या वो आपके डेटा को प्रोसेस कर रहा है, क्या वो आपके डेटा का एनालिसिस कर रहा है? नहीं, वो आपको सिर्फ इंफॉर्मेशन दे रहा है। तो ये दोनों में फ़र्क हो जाता है कि GIS एक तरफ आपको डेटा प्रोसेस करके देता है, GPS ऑन द अदर से आपको इन्फॉर्म करता है। डेटा, जो थर्ड पॉइंट है, डेटा फॉर्म्स द मेजर कंपोनेंट इन GIS। तो डेटा का आपको एंट्री करना पड़ता है। People and procedure is necessary to handle geographical data. They design, program and maintain the GIS नेटवर्क और GIS सॉफ्टवेयर्स। तो लोगों को काफ़ी ज़रूरत रहती है और लोगों को GIS सॉफ्टवेयर्स को रन करने की स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है उन कंपनियों के द्वारा जो GIS के सॉफ्टवेयर्स बनाती है। ओके, देन नेटवर्क, द डेटा इज शेयर्ड अक्रॉस द इंटरनेट अराउंड द वर्ल्ड। तो आपने कोई भी डेटा इकट्ठा किया, चाहे वो किसी भी चीज़ का हो सकता है, और उसके बाद फिर आप इसे शेयर करते हो, अपने हेडक्वार्टर्स में शेयर कर सकते हो, अपने कलीग्स को दे सकते हो, किसी दूसरे कंट्री भेज सकते हो एनालिसिस के लिए। अब मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज़ बताना चाहूँगा, मैंने अपने एमटेक में ये चीज़ें पढ़ी थी, इसलिए मैं आपको शायद अच्छे से एक्सप्लेन कर पा रहा हूँ। आर्क GIS एक काफ़ी अच्छा सॉफ्टवेयर होता है। ये GIS के लिए हम लोग यूज़ करते थे कि कभी भी किसी नदी में या किसी डैम में फ्लड आएगा तो कितना एरिया फ्लडेड हो जाएगा, ताकि हम म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को बता सकें कि सर इतनी लिमिट है, अगर नदी में फ्लड आया तो आपको यहाँ तक के लोगों को इवैक्यूएट करवाना पड़ेगा, और उसके हिसाब से आपका प्रिपेयर्डनेस होना चाहिए। ये हमारा एप्लीकेशन था उस चीज़ का, और हम जो सॉफ्टवेयर यूज़ करते थे वो आर्क GIS सॉफ्टवेयर होता था। इसके अलावा वेब GIS सॉफ्टवेयर भी होता है, क्लाउड GIS सॉफ्टवेयर भी होता है। तो इस तरह के कुछ सॉफ्टवेयर्स होते हैं। एक चीज़ है, ये सॉफ्टवेयर थोड़ा एक्सपेंसिव आते हैं, तो आपको परचेज करना पड़ता है, फ्रीली अवेलेबल नहीं रहते हैं, और अगर अवेलेबल हैं भी तो उनके फंक्शंस काफ़ी लिमिटेड रहते हैं। तो एक चीज़ है, आपको ये सारी चीज़ें कंपोनेंट्स ऑफ GIS के अंदर आपको यूज़ करना पड़ता है। अगर मैं देखूं कि यूजेस ऑफ GIS हम कहाँ यूज़ कर सकते हैं, तो ये आपको एग्जाम में बहुत अच्छे से लिखना है, ये 6 पॉइंट। पहला आपको लिखना पड़ेगा, GIS विजुलाइज करता है व्हेन, वेयर, व्हाट एंड व्हाई पॉसिबिलिटीज़ किसी भी चीज़ की। ओके, इट सपोर्ट्स द पॉलिसी एंड डिसीजन मेकर्स टू अराइव एट राइट ग्राउंड रियलिटी। GIS enables cost saving from greater efficiency, better decision making through improved communication and record keeping. Okay, GIS predict event outcomes,
derived based on multi-criteria analysis. GIS assist in planning strategies. GIS geo visualizes the scenario given the current situation, how to simulate, yeah, how the simulation would look like if its consequences. Such scenarios greatly assist disaster planner to help for future and save human lives. तो ये तो मैंने आपको एक जो थ्योरेटिकल टॉपिक थी वो बता दिया। मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल बताता हूँ। जैसे कि अगर मान लीजिए कि एक पर्टिकुलर इलाके में कोई डिज़ास्टर हो जाता है, जैसे कि अभी वाइजैक का आपने केस सुना होगा। तो वाइजैक में क्या हुआ कि वो गैस लीक हो गया, एलजी पॉलीमर्स की कंपनी जो थी वहाँ से गैस लीक हो गया। तो अगर जीआईएस वहाँ पे अवेलेबल रहता या वो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन जीआईएस के थ्रू डिज़ास्टर मैपिंग करवाती, तो जितने भी हाईलाइटेड प्लेसेस हैं, केमिकल फैक्ट्रीज हैं, जहाँ से कुछ भी किसी भी किस्म का रिसाव या कोई भी एक्सप्लोजन खतरनाक हो सकता है, तो वो उस एरिया के आसपास अपने आप एक सर्कल बना देती कि यार यहाँ तक इसका प्रभाव हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन कि वो कौन से केमिकल्स यूज़ कर रहा है या किस किस्म के इक्विपमेंट है उसके पास। इसके बेसिस पे अगर वो डिज़ास्टर मैपिंग करवा लेते तो आपको या जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का कमिश्नर होता है या अधिकारी होता है उसके लिए काफ़ी इजी हो जाता है ये पता करने के लिए कि यार ये बिल्डिंग है, हमने ऑलरेडी इसका स्टडी कर रखा है, एनालिसिस कर रखा है, हम सिर्फ जाके वहाँ पे जो भी सपोर्टिव चीज़ें हैं वो दे सकते हैं। तो इस तरह से उनका जीआईएस का यूज़ हम कर सकते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स आप एग्जाम में डेफिनेटली आपको थ्योरेटिकल पॉइंट लिखने हैं, तो ये सब पॉइंट्स आपके काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे आपके लिए। जहाँ तक बात आती है एप्लीकेशंस ऑफ जीआईएस की, ये कुछ अच्छे एप्लीकेशंस हैं। एजुकेशन में स्कूल्स में इंटरेक्टिव मैप यूज़ कर सकते हैं ताकि बच्चों को बेटर अंडरस्टैंडिंग हो सके और बच्चे भी डेटा एनालिटिक्स जैसी चीज़ें सीख सके। हेल्थ में डिजीज सर्वेलेंस में हम यूज़ कर ही रहे हैं कि कोरोना के केसेस कहाँ कहाँ कितने बढ़ रहे हैं, हम मैप देख रहे हैं उनका। आइडेंटिफाई कम्युनिटी रिसोर्सेज की, जो भी कम्युनिटी रिसोर्सेज है कि अगर मान लीजिए एक पंप से या आपका जो हैंड पंप रहता है उसमें पानी कंटेमिनेटेड है तो कितने इलाके का एरिया कंटेमिनेटेड हो सकता है, ये स्टडी भी हम जीआईएस के थ्रू कर सकते हैं। पब्लिक सेफ्टी विद डीपर अंडरस्टैंडिंग एजेंसीज कैन फोकस ऑन एफर्ट्स टू प्रिवेंट, प्रोटेक्ट अगेंस्ट एंड मिटिगेट द इफेक्ट्स ऑफ एनी थ्रेट। तो मैंने आपको बताया कि जैसे मान लीजिए कोई एक्सप्लोजन हो जाता है, इस किस्म में पब्लिक सेफ्टी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है जीआईएस। गवर्नेंस के लिए अगर चीज़ें डेटा ड्रिवन हैं तो इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ द नेशन, स्टेट एंड लोकल लेवल, हेल्प्स इन इन्फॉर्म्ड डिसीजन मेकिंग। जैसे कि अगर मैं गवर्नेंस की बात करता हूँ, फॉरेस्ट गवर्नेंस की बात करते हैं, तो हम देखेंगे कि विलेज में फॉरेस्ट कवर ज़्यादा होता है और लोकल ऊपर जाओगे स्टेट लेवल पे थोड़ा कम हो जाएगा, नेशनल लेवल पे और भी कम हो जाएगा। बड़े बड़े शहरों में आप देख लीजिए। तो इस तरह से आप एनालिसिस कर सकते हो कि हमें फॉरेस्ट कवर इंडिया में कितना परसेंटेज चाहिए। जो स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट होती है उसके हिसाब से 1/3 लगभग 33% इंडिया का फॉरेस्ट कवर होना चाहिए, पर हमारा लगभग 27% के आसपास घूम रहा है। तो हम कैसे फॉरेस्ट कवर को इंक्रीज़ कर सकते हैं और क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं, कहाँ पे हम फॉरेस्ट उगा सकते हैं, पहले क्या लेवल था, आज का क्या लेवल है, इस तरह के एनालिसिस काफ़ी गवर्नेंस के लिए काफ़ी हेल्प कर सकते हैं। वाटर का रियल टाइम क्वालिटी सेंसर से चेक कर सकते हैं और पिकअप कर सकते हैं कभी पॉसिबल कंटेमिनेशन को लेके। तो आपने देख लिया कि जो पानी की पाइपलाइंस रहती हैं उसके अंदर आप सेंसर्स लगा सकते हैं, वो सेंसर्स बता सकते हैं कि वाटर की क्वालिटी कैसी है। अगर किसी भी एक पॉइंट पे वाटर की क्वालिटी ख़राब हो जाती है तो आप ये पता लगा सकते हो कि या कितने एरिया में ये गंदा पानी गया होगा और उतने एरिया को आप प्यूरीफाई कर सकते हो या उतने एरिया के आप वॉल्व बंद कर सकते हो ताकि ये पानी दूसरी जगह ना जा सके। तो इस तरह की चीज़ें आपका रियल लाइफ एप्लीकेशन हो जाता है जीआईएस का। एक और ये पॉइंट है, ये भी एप्लीकेशन है मैन्युफैक्चरिंग में कैसे एप्लीकेशन कर सकते हो, इसका मैप भी मुझे मिल गया था तो मैंने इसमें डाल दिया। तो मैन्युफैक्चरिंग रियल टाइम प्रोडक्ट परफॉर्मेंस ट्रैकिंग, विजुअलाइजेशन ऑफ सप्लाई चेन वर्क फ्लोज, एफिशिएंसीज एंड रिस्क। इसमें जो है ये बेसिकली यूरोप का मैप है। उसमें इटली में कहीं पर कोई डिजास्टर हुआ है और मान लीजिए आपको पता है कि इटली में कोई चीज़ खास बनती है। फॉर एग्जांपल आप समझ लीजिए फेरारी इटली की बड़ी फेमस है, फेरारी कार, ओके, तो इटालियन कार है, तो वहाँ पे उसका प्रोडक्शन प्लांट है। अब वहाँ पे कुछ डिज़ास्टर हो जाता है तो आसपास उसका डिस्ट्रीब्यूशन चेन किस तरह से इफेक्ट में आएगा, क्या उसका डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर है, टायर 1 सप्लायर कौन है, सर्विस डिपोट कहाँ है, अफेक्टेड इलाका कौन कौन सा है, कब तक हम उसकी डिलीवरी करवा पाएंगे, कब तक हमारा जो चीज़ें हैं वो रुकी रहेंगी। तो ऐसी एनालिसिस किसी भी कंपनी के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहती है। इन केस अगर कुछ ऐसा हो जाता है जिसमें शट डाउन करने पड़े आपकी फैक्ट्री को या कुछ भी, तो ये चीज़ें हमारे नॉलेज में आनी चाहिए। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया है गिवन कि वर्ल्ड अब एक ऐसे पोजीशन पे जा रहा है जहाँ पे हर किस्म का रिस्क को वो पहले से एवेल्युएट करना चाहते हैं और उसके बाद वो अपनी कैपेसिटी को एनहेंस करना चाहेंगे। तो ये काफ़ी अच्छा एग्जांपल हो सकता है। मैन्युफैक्चरिंग में भी आपका जीआईएस कैसे यूज़ हो सकता है ये आप देख सकते हैं इसमें।
तो ये वीडियो आपको कैसा लगा बताइएगा ज़रूर नीचे कमेंट सेक्शन में। अगर आपको कोई भी डाउट रहता है किसी भी किस्म का, ये जीआईएस के बारे में कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो, आप कमेंट लिख दीजिए, मैं आपका डाउट सॉल्व करूंगा। इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, हमारे लिए थोड़ा ज़रूरी होता है ये। इसके अलावा जो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर रहेगा वो रहेगा जीपीएस के ऊपर। तो हमारा पहला लेक्चर हो गया रिमोट सेंसिंग, सेकंड जीआईएस जो ये वाला लेक्चर था, और इसके बाद आएगा जीपीएस। ये तीनों लेक्चर मिला के आपका एडवांस्ड टेक्निक्स इन ज्योग्राफी आपका पूरा चैप्टर हो जाएगा। और आप इसको बस रिवाइज करिए, नोट्स बनाइए, जो भी डायग्राम्स है वो याद करिए अच्छे से, सारे एप्लीकेशंस, यूजेस, कैसे फंक्शनिंग करती है, बेसिक डेफिनेशंस, ये सारी चीज़ें एक दो बार पढ़ने से आपको काफ़ी हद तक क्लियर हो जाएंगी। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ फ्रॉम नीतीश एकेडमी, मैं हूं अनक जैन। मेहनत करते रहिए, सिलेक्शन आपका डेफिनेटली हो जाएगा। बाय।